जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग MPPSC प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके यूनिट 10 के अंतर्गत जो आयोग हैं, जो संस्थाएं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। इस प्रश्न श्रृंखला का आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ उन सभी छात्राओं के डाउट्स को भी क्लियर करेंगे जो कि उन्हें इस पूरे के पूरे टॉपिक के साथ आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो न केवल एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बल्कि जो भी एग्जाम्स आप देते हैं उन सभी एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं मिलती हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्यों के लोक सेवा आयोग हो या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनकी व्यवस्था की गई है। और इसके लिए अनुच्छेद 315 भारतीय संविधान का जिम्मेदार है। अगर हम बात करें आर्टिकल 315 के तहत इस व्यवस्था की और इससे संबंधित और आर्टिकल की, तो याद रखना है कि संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक भाग 14 के अंतर्गत ये पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 312 हम लोगों को देखना होता है। अनुच्छेद नंबर 312 की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में बात की गई है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन को लेकर जो इंपॉर्टेंट राइट्स हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद जब हम 315 से 323 तक के आर्टिकल की व्यवस्थाएं देखते हैं तो वहां आपको संघ लोक सेवा आयोग और इससे संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अब इसके बारे में और जानना चाहें तो याद रखिए, यह एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था होगा ही क्योंकि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में क्लियरली इसका उल्लेख किया गया है। संवैधानिक संस्था होने के साथ साथ एक बहुसदस्यीय संस्था, ध्यान रखिए, बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें साधारणतः 9 से 11 सदस्य होते हैं, मतलब अध्यक्ष को मिलाकर 9 से 11 तक सदस्य इसमें होते हैं। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसके बारे में बात की गई, लेकिन इसमें कितने सदस्य होंगे, इसकी संरचना को लेकर संविधान में कोई बात नहीं की गई है। जनरली इसका जो निर्णय है वो राष्ट्रपति महोदय के ऊपर छोड़ा गया है। इस बात का निर्णय राष्ट्रपति महोदय करते हैं कि इसमें कितने सदस्य रखना है। तो एक बहुसदस्यीय संस्था है। संविधान में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसको लेकर कोई बात नहीं की गई है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया है कि किस हिसाब से इसमें सदस्य होंगे। और इसके बाद एक और याद रखिएगा कि इसका जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूपीएससी का कार्यालय कहाँ है, तो यूपीएससी का कार्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रपति इसके बारे में निर्णय करते हैं सदस्यों की संख्या को लेकर। तो यहाँ पर जो सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति करने का जो अधिकार होता है वो भी राष्ट्रपति महोदय का ही होता है। तो नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति महोदय का ही होता है। और दूसरी बात यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ आपके सदस्यों की संख्या का संविधान में उल्लेख नहीं है। 315 अनुच्छेद है जिसमें आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 की जब बात करते हैं तो इसी में ये प्रावधान हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोक सेवा आयोग जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी एक्ट के आलोक में जाएं तो 1926 में आपको सबसे पहले आयोग दिखाई पड़ता है और इसके लिए ली कमीशन बनाया गया था। मतलब ली कमीशन की सिफारिश पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आलोक में 1926 में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब यहां अगर देखें, इसमें एक अध्यक्ष हुआ करता था और इसके अलावा हम देखें तो 4 अन्य सदस्यों की व्यवस्था भी थी। मतलब इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। किसमें? इस लोक सेवा आयोग में, जो कि 1926 में बनाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लिख के ना दे, बल्कि आपको एग्जाम में वो लिख के दे दे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के नाम से पूर्व संघ जोड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 आया था और इसके तहत संघ बनाने की बात की गई थी। कहा गया था कि सभी क्षेत्रों को मिलाकर संघ बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को जुड़ना कंपलसरी था। देशी रियासतों को लेकर कहा गया था कि उनकी इच्छा हो तो वो जुड़ सकते हैं, वरना वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर संघ की बात की गई, संघीय व्यवस्था यहाँ से स्थापित करने की तरफ आप बढ़ते हैं। तो यहाँ जो लोक सेवा आयोग बनाया गया था, ये लोक सेवा आयोग जो बनाया गया था 1926 में, इसके साथ आपने संघ लगा दिया शब्द, ठीक है, और इसको आपने बोल दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब इसको यहां से आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम दे दिया। तो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 के अधिनियम के माध्यम से होता है। 1947 में हमको आज़ादी मिलती है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद संविधान का काम तो चल ही रहा था बनाने का संविधान सभा में। यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को संविधान आता है। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 के तहत इसका व्यवस्था करके इसे संवैधानिक रूप देकर इसका नाम भारत में संघ लोक सेवा आयोग रख दिया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट बदलाव जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर हम देखें तो 1935 के अधिनियम के तहत इसमें नाम में बदलाव किया गया था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य सलाहकारी कार्य भी हैं और सामान्य कार्य भी है। भारतीय संविधान का अगर हम आर्टिकल देखें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 320 जो है दोस्तों, वो बात करता है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की और बोलता है कि इसके दो प्रकार के कार्य हैं, एक सलाहकारी कार्य हैं और एक सामान्य कार्य हैं। सामान्य कार्य के अंतर्गत क्या होता है? वैकेंसी निकालना, परीक्षा आयोजित करवाना, ये सारे काम इसके सामान्य कार्य हैं। लेकिन पदोन्नति की सिफारिशें करना और इस प्रकार के जो काम होते हैं वो इसके सलाहकारी काम होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के काम भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 जो है, इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको हटाने की पूरी व्यवस्था दी गई है और इसमें कहा गया है कि इनको हटाने का जो काम होगा वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। इनका नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं और इनको पदमुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही होता है और सीधे आर्टिकल नंबर 317 इसका प्रावधान करता है। यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती है इसको हटाने के लिए, जिसमें बोला जाता है कि अगर इसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए, अगर संबंधित सदस्य जो है वो अगर दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो इस आधार पर राष्ट्रपति उनको पदमुक्त कर सकते हैं। नंबर 2, ये कहा जाता है कि वो किसी लाभकारी पद पर हो, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वो इसके सदस्य भी हैं और कहीं ना कहीं उसके अलावा किसी लाभकारी नियोजन में काम भी कर रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी को इसका विश्वास हो जाए तो वो उसको हटा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि पता चल जाए कि मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं असक्षम हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी संबंधित व्यक्ति को हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए सामान्य बात है, ये बहुत कम होने दिखाई पड़ता है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य संवैधानिक कदाचार के अंतर्गत आता है, मतलब उसने संविधान का उल्लंघन किया या ऐसा कोई काम किया है जो संविधान के विरुद्ध है, तो इस आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। अब अगर संवैधानिक कदाचार के आधार पर उसको हटाना हो तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को भेजा जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो जांच होगी, उस जांच के बाद, याद रखिए जांच होगी, जांच के बाद
जो भी सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। अगर बोल दिया कि हाँ हटाना है तो हटाएंगे, उसमें बोला गया कि नहीं हटाना है तो नहीं हटाया जाएगा। तो ये सब जांच पर डिपेंड करता है। और जांच के दौरान राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है कि संबंधित व्यक्ति को निलंबित कर दिया जाए। मतलब अगर जांच हो रही है तो जांच के दौरान ये भी कहा जा सकता है कि भाई तुम्हारे ऊपर ही तो जांच हो रही है, तो ऐसे में संबंधित व्यक्ति को हटाया, निलंबित किया जा सकता है जब तक कि जांच नहीं हो जाती। और जांच हो जाने के बाद अंतिम निर्णय लेकर जो भी परामर्श किया जाता है उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य है, हटाना है कि नहीं हटाना। मतलब यहां पर जांच जो है उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास आती है। एक समिति जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति इसको हटाएगा या नहीं हटाएगा। संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 319 कहता है कि अगर आपके सदस्यता खत्म हो गई है तो सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने से रोक का प्रावधान जो है वो 319 के तहत किया गया। ये ध्यान रखेंगे। ये कहा गया है कि जो अध्यक्ष जो होगा वो एक बार अपनी सदस्यता खत्म होने के बाद ना तो राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार, किसी भी सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर है कि अगर सदस्य हटा है तो वो किसी राज्य लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कि उसी पद पर दोबारा नहीं हो सकते आप। लेकिन अगर सदस्य जो है वो उसका कार्यकाल खत्म हुआ है तो उसे आप अध्यक्ष के तौर पर बना सकते हो, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उसको स्थापित कर सकते हो, लेकिन उसी पद पर वो नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर कोई संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद का मतलब मैं कह सकता हूं कि जैसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाना है तो ऐसे पदों पर उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? लेकिन यहां पर अगर वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य है तो उसे उसी पद पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा जिस पद पर वो मौजूद था। तो यहां पर चीजों को क्लियरली समझने की जरूरत है कि रोक किसके तहत लगाई गई है, अनुच्छेद 319 के तहत। और क्लियर कहा गया है कि जिस पद पर आप थे उसी पद पर दोबारा नहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा है तो वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, राज्यपाल जैसे जो संवैधानिक पद है इन पर वो हो सकता है, उस पद पर बिल्कुल नहीं हो सकता जिस पद पर वो पहले से मौजूद था एक बार हटने के बाद। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 318 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अन्य कर्मचारियों के सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके अन्य कर्मचारी हो या सदस्य हो, इनकी सेवा शर्तों के संदर्भ में नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बनाता है? अनुच्छेद 318 के अंतर्गत बनाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 318 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य वर्णित हैं? तो 320 आर्टिकल जो है उसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य जो है वो वर्णित है, जिसमें वो सलाहकारी और सामान्य कार्य दो प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में नए कार्यों को जोड़ सकती है? तो संसद के पास यह अधिकार है कि वो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकती है और ये राइट संविधान के आर्टिकल 321 के तहत संसद को प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन तथा अन्य खर्च संचित निधि पर भारित होंगे? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 322 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके सदस्यों व कर्मचारियों के जो भी खर्च होंगे वो सभी के सभी खर्च जो होंगे वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। जब हम संचित निधि की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आर्टिकल 266 क्लॉज 1 आता है, ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 266 के तहत हमें
संचित निधि दिखाई पड़ती है, जिसमें हमारे देश में जो भी कलेक्शन होता है पैसे का सरकार जनता के द्वारा या कैसे भी जाता है, वो सबके सब पैसा किसके पास कहाँ जमा होता है, संचित निधि में जमा होता है। और जब भी कहीं पैसा खर्च किया जाता है तो वो भी संचित निधि से ही किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की रिपोर्ट जो होता है वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो संसद के दोनों सदनों में उसको प्रस्तुत करे। अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें, अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे, तो उसके संबंध में आप राज्यपाल को लाते हैं। तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट आर्टिकल 323 के तहत किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर चीज को क्लियरली समझिए, क्या कहा गया है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मतलब 1947 के बाद कौन वो पहला व्यक्ति था भारत का, भारतीय व्यक्ति जिसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो H.K. कृपलानी जो थे, इन्हें भारत में आजादी के बाद संघ लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने 1947 से लेकर 1949 तक अपने पद पर काम किया था। तो 1947 से 1949 तक H.K. कृपलानी जी ने इस पद पर काम किया, और इन्हें ही संघ लोक सेवा आयोग का आजादी के बाद पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और ये भी जानकारी याद रखना है कि ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे संघ लोक सेवा आयोग के। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी H.K. कृपलानी थे। अब यहां पर सर रॉस बारकर का नाम भी दिया है, तो ध्यान रखिएगा कि 1926 में यूपीएससी जो है इसका गठन हुआ था। कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत, ली कमीशन की सिफारिश पर। अब ली कमीशन की सिफारिश पर 1919 के एक्ट के अधीन 1926 में यूपीएससी का जब गठन हुआ तो सर रॉस बारकर जो थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष का अगर नाम आ जाता है तो सर रॉस बारकर का नाम याद रखना है, जिन्होंने 1926 से लेकर 1932 तक यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। तो यहां पर आपके दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बारकर थे 1926 से 1932 तक। यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? H.K. कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसे यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था? तो H.K. कृपलानी जी को बनाया गया था। इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज अगर होते हैं तो आप यहीं कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा और उसके बाद आप कंफ्यूजन में आकर क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए जरूरी है कि ठीक से सुने और ठीक से नोट करें। बराबर, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? देखिए क्या है, संघात्मक व्यवस्था हमारे देश में है, राज्यों का अलग अस्तित्व है और केंद्र संघ की अलग व्यवस्था है। और हमारे देश में जो संघात्मक व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राज्य जो हैं उनकी एक अलग पूरी व्यवस्था तो है, संविधान में भी अलग से प्रावधान तो हैं, लेकिन इन्हें भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब भारत का कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं जिसमें राज्यों के काम को संघ को भी सौंपा जा सकता है। अब राज्य लोक सेवा आयोग की अलग से व्यवस्था की गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें राज्य लोक सेवा आयोग के अंडर में नहीं आती, तो उसे राज्यपाल के अनुमोदन के बाद संघ लोक सेवा आयोग के लिए भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। या तो वो 6 साल अपने पद पर रह जाए या वो 65 साल की आयु तक अपने पद पर रह जाए। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में यूपीएससी का अध्यक्ष बनता है, ठीक है, या सदस्य बनता है, तो वो कितने साल तक
65 साल की उम्र तक ही उस पद पर रहेगा। मतलब कितने साल रहेगा? केवल 5 साल। और यहां पर कितने साल आयु दी है? 6 वर्ष का समय तो दिया है ना, लेकिन आयु सीमा 65 साल दी है। तो 60 साल से 65 साल तक 5 साल ही वो अपने पद पर काम करेंगे, इसके बाद वो ओवर एज हो जाएंगे, इसलिए उनको 5 साल तक ही इस पद पर रहने का अधिकार रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल है, अगर वो इस पद पर होता है तो वो पूरे 56 साल तक, मतलब 6 साल के अपने पूरे ड्यूरेशन तक इस पद पर रहेंगे। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के क्लॉज 2 में की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में नियुक्ति की बात की गई है। और यहीं पर याद रखेंगे कि यहीं पर आपको बोला गया है कि कार्यकाल क्या होगा, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा, जो भी पहले हो जाए। तो आर्टिकल 316 का क्लॉज 2 याद रखना, जिसमें कार्यकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा कब आयोजित की गई थी? तो यहां पर जुलाई 1947 में की गई थी। पहली प्रतियोगी परीक्षा लोक सेवा आयोग के द्वारा कब की गई थी? जुलाई 1947 में। इसको याद रख लेना है। सबसे बड़ी बात इसमें जानिए कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसे आप सिविल सेवा का जनक कहते हैं। हर जिले में, अलग अलग जिलों में कलेक्टर का पद बनाया गया था, लेकिन जो कलेक्टर का पद बनाया गया था उस पर सीधे तौर पर अंग्रेजों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कोई एग्जाम जैसी व्यवस्था यहाँ नहीं देखने को मिलती। अब चूंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड के लिए जाना गया और इसने इस प्रकार की व्यवस्था की, इसीलिए हम इसको भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आता है। यहाँ एक और बात आप लोगों को याद रखनी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक रहा। पहले डायरेक्ट अंग्रेजों को इस पद पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखें कि 1853 से इस सिविल सेवा के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। लेकिन ये परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होती थी और लंदन में आयोजित होती थी। इसका कारण सिर्फ ये था कि भारतीय लोगों को इस पद से दूर रखना है। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को इस पद पर से दूर रखने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी रहे, जिनमें सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है इंपॉर्टेंटली, जिन्होंने 1863 में न सिर्फ इस परीक्षा को देने के लिए गए, बल्कि इस परीक्षा को पास भी किया। और इस परीक्षा को पास करने वाले वे पहले भारतीय भी बने। अब देखिए, 1853 में लंदन में अंग्रेजी में सिविल सेवा की परीक्षा हुई, लेकिन 1923 में पहली बार भारत में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। और भारत में कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो आंदोलन था, उसमें राष्ट्रवादी जो नेता थे उनके दबाव में ये निर्णय लिया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये लोक सेवा आयोग के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 1947 में किया था। अब चूंकि लोक सेवा आयोग 1926 में बनता है, उसके बाद परीक्षा आपको इस समय दिखाई पड़ती है। उसके पहले लोक सेवा आयोग परीक्षा नहीं लेता था, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मनोज सोनी जो है, ये वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मनोज सोनी जो है दोस्तों, ये मुंबई से, इनका जन्म मुंबई में हुआ था और ये 3 बार विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। और सबसे कम उम्र के कुलपति रहने का जो रिकॉर्ड है वो भी मनोज सोनी जी के नाम है। ये जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात की, वहां के ये कुलपति थे। और 2017 में ये यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल संबंधी उपबंध किए गए हैं। इनका जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर। अब इनकी योग्यता की बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य और अध्यक्ष बनने के लिए संविधान में योग्यता का वर्णन नहीं है। जनरली ये होता है कि भारत में जो सिविल सेवक होते हैं उन्हीं में से किसी को, जो रिटायरमेंट हो जाता है, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, ऐसे लोगों को इस पद पर बिठा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यह याद रखिएगा कि आपको योग्यता जो है, योग्यता का वर्णन नहीं है संविधान में, योग्यता का वर्णन नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये आशा की जाती है कि जो भी व्यक्ति
यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, उसे कम से कम 10 साल भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसे 10 साल कम से कम भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करने का अनुभव होता है, ऐसे व्यक्ति को ही यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा साथ साथ कि संविधान में इसकी योग्यता को लेकर कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, 316 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संरचना का निर्धारण भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने सदस्य होंगे इसका प्रावधान नहीं है। यह माना जाता है साधारणतः 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन निर्धारण करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति जी के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति जी में ये शक्ति निहित है, और ये शक्ति आर्टिकल नंबर 316 के क्लॉज 1 क के तहत इनको प्राप्त है कि वो किसी भी व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सके। यहां पर याद रखिएगा कि कार्यवाहक अध्यक्ष अगर बनाना है तो इसके एक स्टेप तो ये है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हो वो उस समय काम करने के लिए मौजूद ना हो, और दूसरी बात या तो वो मौजूद ना हो, है ना। मौजूद ना हो का मतलब ये कि या तो वो छुट्टी पे गए हो या कुछ और रहा हो, या फिर पद रिक्त हो। पद रिक्त हो का मतलब ये हो जाएगा कि अध्यक्ष को लेकर नियुक्ति हुई ही नहीं है। तो दोनों कंडीशन में ये ध्यान रखेंगे कि यहां राष्ट्रपति जी जो होंगे वो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं 316(1) क के तहत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन नियोजित नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, कोई नियोजित नहीं हो सकता। अगर राज्यपाल बनाना हो या ऐसा कोई संवैधानिक पद हो तो नियुक्त कर सकते हो। अगर वो अध्यक्ष नहीं है, सदस्य है लोक सेवा आयोग का, तो वो अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखना है। और किसी दूसरे पद पर उसको नियुक्त नहीं कर सकते आप। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, इसका मतलब दोनों कथन आपके सही हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कार्य दिए हैं, देखना है कौन सा करता है कौन सा नहीं करता। पहला है, यह केंद्रीय सेवाओं का भर्ती अभिकरण है जिसके द्वारा केंद्रीय सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, समस्त केंद्रीय सेवाओं के भर्ती के लिए एक विशिष्ट अभिकरण ये नहीं है, तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत है। अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता, बिल्कुल ये अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा का आयोजन करता है। सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती से संबंधित विषयों पर सलाह देता है, तो ये इसका सलाहकारी काम है, इसका सामान्य काम है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए, कौन से सही हैं उनको देखते हुए इन कूट को चुनना है। अब पहला कथन क्या, आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। बिल्कुल सही, आयोग जो है संघ लोक सेवा आयोग ये सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों में पदभार ग्रहण करने के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, अगर एक बार आपने सेवा शर्तों का निर्धारण कर दिया और किसी व्यक्ति का इस पे अपॉइंटमेंट कर दिया, नियुक्त कर दिया सदस्य अध्यक्ष के तौर पर, तो उसके सदस्य अध्यक्ष रहते उसके वेतन भत्तों में आप कटौती नहीं कर सकते, मतलब कोई नेगेटिव चेंज नहीं कर सकते, पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। देखिए, अलाभकारी परिवर्तन बोला है, पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों एवं पेंशन सहित सभी खर्चों पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल संसद में मतदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही कहा है कि इनके जो वेतन भत्ते होंगे वो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। तो तीनों कथन आपके सही हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर है? तो नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है, परामर्श लिया जाता है। ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं की जाती। बिल्कुल, तो यहां पर याद रखिएगा 1 और 2 दोनों कार्य क्षेत्र से बाहर हैं।
सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1863 में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है और भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रथम बैच कब भर्ती किया गया था? वर्ष 1946 में सशस्त्र बल जो थे उनसे भारतीय सिविल सेवा का प्रथम बैच भर्ती किया गया था। उसके बाद परीक्षाएं देखने को मिलती हैं। सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो याद रखिए, इंपीरियल सेवा के नाम से पहले भारत में यह सिविल सेवा होती थी, जिसको 1926 में जब लोक सेवा बन गया तो उसके लिए इंपीरियल की जगह पर भारतीय शब्द का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है। सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु के निर्धारण से संबंधित आयोग कौन सा था? तो एचिंसन आयोग जो है वो इसलिए बनाया गया था कि वो निर्धारित कर सके कि सिविल सेवा में अगर मुझे जाना है तो मेरी न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा परीक्षा सबसे पहले कहां आयोजित की गई थी? तो भारत में सबसे पहले इलाहाबाद में 1923 में आयोजित की गई थी। ठीक है, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब स्थापित किया गया? 1966 में भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा में जो शामिल किया गया था। ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस के तौर पर आप 1966 से देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये सब करने की शक्ति 312 के तहत राज्यसभा को इसमें महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। और यहां आप ये भी याद रखिएगा, इंडियन जुडिशियल सर्विस जो है उसको भी लाने का प्लान था, किसी वजह से नहीं हो पाया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अखिल भारतीय सेवा के तौर पर राज्यसभा को अधिकार है किसी को चुनाव करने के लिए, और फॉरेस्ट सर्विस को 1966 में शामिल किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3 है, आईपीएस, आईएएस और आईएफएस। ठीक है, संसद द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सेवाओं के संदर्भ में सत्य है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र को विस्तार करने की शक्ति संसद की होती है। नियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल, जिन चीजों पर लगता है कि हमें यूपीएससी से सलाह नहीं लेना है, आप उसको रोक भी सकते हैं। लगता है कि और उस पर लेना चाहिए तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। संसद सरकार के संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश न मानने के कारणों की मांग कर सकते। बिल्कुल सही, अगर संघ लोक सेवा आयोग ने कोई सिफारिश की है और अगर उस पर सरकार जो है सिफारिशों को नहीं मान रही है तो इसके लिए राष्ट्रपति जो प्रतिवेदन होते हैं उसको संसद में रखते हैं और उसके बाद उस पर डिस्कस किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधानों के संबंध में आर्टिकल्स दिए हैं। तो अनुच्छेद 316 क्या कहता है? अनुच्छेद 316 बोलता है नियुक्ति एवं कार्यकाल के संदर्भ में कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 साल तक होगा और नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। 317 में कहा गया है कि सदस्य का बर्खास्तगी व निलंबन, बर्खास्तगी अगर करेंगे तो जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन होगा और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि संबंधित सदस्य या अध्यक्ष जो है वो दिवालिया घोषित हो गया है न्यायालय के द्वारा, संबंधित व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से बोल सकते हैं कि असक्षम हो गया है, या संबंधित व्यक्ति जो है वो किसी लाभ के पद पर मौजूद हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता पाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति के बाद इसको सिद्ध कर दिया जाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय उसको हटा देते हैं। अनुच्छेद 317। 320 क्या कहता है? 320 कहता है आयोग के कार्य और 321 कहता है कार्यों को विस्तारित करने की संसद की शक्ति। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 316 में वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य वो बताना है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। बिल्कुल सही है, या तो 6 वर्ष तक होगा या 65 वर्ष की आयु तक। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लगभग 55 साल का है तो वो 61 साल की उम्र तक, क्योंकि इस समय 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इतने समय तक वो अपने इस पद पर रह सकता है यदि यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष के पद पे। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र में इस पद पर बनाया जाता है तो वो 3 साल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 साल में उसकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। तो 65 वर्ष की आयु जब पूरी हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में फिर उसको पद पे नहीं रह सकता। तो जो 65 वर्ष की आयु अगर पहले हो गई तो फिर ये पद खत्म, और अगर 6 वर्ष
हो गई तो फिर वो पद से खत्म। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष द्वारा अपना पद राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे से त्याग सकता है, बिल्कुल सही। जो भी यूपीएससी का अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर कभी भी अपना पद छोड़ सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा देकर त्यागपत्र कर सकते हैं। तो समझिए कि सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो वो अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र के द्वारा अपना पद नहीं छोड़ सकता। मतलब सदस्य भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ेंगे, मतलब ये वाला कथन गलत है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पदावधि समाप्त होने पर उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, बिल्कुल उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, और ना ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पे जा सकते हैं। हाँ, संवैधानिक पद जैसे राज्यपाल का पद होता है, ऐसे पदों पर इनकी नियुक्ति हो सकती है, इसके अलावा अन्य पदों पर नहीं हो सकती। तो इस प्रश्न में पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है आपका वो सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में सत्य कथन है, सत्य कथन छांटना इनमें से। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ग्रुप सी व डी की सेवाओं की भर्ती नहीं की जाती, बिल्कुल ग्रुप डी सी की भर्ती यूपीएससी नहीं करता। नौकरियों के आरक्षण के संदर्भ में आयोग से सलाह नहीं ली जाती, बिल्कुल सही, नौकरियों के आरक्षण के संदर्भ में सलाह नहीं ली जाती, पदोन्नति के संदर्भ में सलाह ली जाती है। सरकार आयोग की सिफारिशें मानने तथा संसद में कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा गलत है, यह कथन गलत है, क्योंकि मानने के लिए बाध्य हो ना हो लेकिन संसद में कारण जरूर बताएगी। अगर मान लीजिए यूपीएससी ने कोई सलाह या कोई परामर्श किया है सरकार को, सरकार उस परामर्श को नहीं मान सकती, तो इसके बारे में सरकार कारण बताएगी। और कारण कैसे बताएगी कि इसका प्रतिवेदन जो होता है वो राष्ट्रपति को यूपीएससी देता है और उस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति दोनों सदनों में रखवाता है। वहां चर्चा के दौरान सरकार के द्वारा जवाब दिया जाता है कि वो परामर्श को क्यों नहीं मान रहा है या क्यों मान रहा है। संसद आयोग के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती, बिल्कुल संसद के पास ये अधिकार है कि वो आयोग के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, घटा सकती है या बढ़ा सकती है। संघ लोक सेवा आयोग में किन संवर्गों की परीक्षा आयोजित की जाती हैं? तो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा होती है, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए लोक सेवाओं की परीक्षा होती है। राज्य सेवाओं के लिए परीक्षा यूपीएससी नहीं करता, क्योंकि इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। इसका मतलब 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं? संघ की सेवाओं के लिए परीक्षा करवाना यूपीएससी का दायित्व है। 2 या अधिक राज्यों से अनुरोध पर भर्ती के संबंध में सहायता करना। कभी भी अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग चाहता है कि उसके लिए सहायता करे यूपीएससी और इसका प्रतिवेदन राज्यपाल जो है वो दे देता है, तो ऐसे संदर्भ में जो अनुरोध पर सहायता करता है यूपीएससी। सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर परामर्श बिल्कुल करता है यूपीएससी। लोक सेवकों के संबंध में अनुशासित विषयों पर परामर्श देने का काम भी यूपीएससी करता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग से किन विषयों पर परामर्श लिया जाता है? तो भर्ती की पद्धति के संबंध में परामर्श लिया जाता है, बिल्कुल सही। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर परामर्श, बिल्कुल सही है। सिविल सेवाओं में एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर, इस पर भी यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है। मतलब तीनों के तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन को लेकर अनुच्छेद 323 बात करता है। कहा गया है कि यूपीएससी अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है, जिस पर संसद में चर्चा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में यूपीएससी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किया। इस डिस्कशन से एक तो आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा, आशा हो जाएगी, या इस प्रकार से आप इसको आकलित कर सकते हो कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा ये कि आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक इस लेक्चर में कवर हो जाता है। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।